और इसके अलावा जो उसमें होने वाले प्रोसीजर्स हैं, रेडिएशन प्रोटेक्शन, लेड की मेजरमेंट्स, उसकी वॉल्स के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने याद करनी है। रेडिएशन प्रोटेक्शन आप लोगों ने हर एक सब्जेक्ट जिसमें एक्सरेज यूज हो रही हैं, आपको रेडिएशन प्रोटेक्शन उसमें पढ़ के जाना है। फिर कुछ जर्नल आप लोगों ने डोजीमीटर्स के बारे में पढ़ के जाना है, कि पर्सनल डोजीमीटर्स। फिर एक क्वेश्चन है कि जो डोजीमीटर है वो प्लेस कहाँ किया जाता है, आउटसाइड द लेड या इनसाइड द लेड। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ जर्नल भी होते हैं लेकिन ट्रिकी होते हैं वो। तो अब देखते हैं हम जो पास्ट हम लोगों के एक्सपीरियंस से है कि क्या क्या पूछ सकते हैं वो इसमें। तो इसमें सबसे पहले वो डेफिनेशन कई बार पूछ लेते हैं, स्पेशली जो पहला स्टूडेंट जाता है, फर्स्ट रोल नंबर जो होता है, उसे वो फर्स्ट क्वेश्चन ही यही पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट इज एंजियोग्राफी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये स्टडी है ब्लड वेसल्स की, किसी भी एरिया की। वो आप रीनल कर सकते हैं, सेरिब्रल कर सकते हैं परफॉर्म, तो उसको कहते हैं हम एंजियोग्राफी। अब ब्लड सप्लाई हार्ट की किसके जरिए होती है, कोरोनरी आर्टरीज के जरिए। ये पता होना चाहिए किस किस एरिया को सप्लाई करती है, किस किस तरह सप्लाई करती है, वो हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर कैथ लैब के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं, मुझे जर्नल आप लोग अगर एनलिस्ट करना स्टार्ट करें एक एक करके, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कैथ लैब में। फ्लोरो। ओके, फ्लोरो या सियाम कह लें, ठीक है। और डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर जरूरी होता है बिल्कुल। और पावर इंजेक्टर, ट्रांसपोर्टर। पावर इंजेक्टर, ठीक है। और इसके अलावा ऑपरेशन ये काउंटर। चीजें होती हैं जो यूज होती हैं प्रोसीजर में, उसमें शीट्स हो गई, पंक्चर निडल्स हो गई, पायोडीन हो गई, गॉज पीस हो गए, सिरिंजेस हो गई। फिर जो है क्या कहते हैं, जो इमरजेंसी क्रैश कार्ट होती है वो। फिर उन्होंने इसमें वो आप लोगों से ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इमरजेंसी क्रैश कार्ट में जो मेडिसिन है वो कौन कौन सी होती हैं, एट्रोपिन, एपी, नॉर एपी, ये चीजें होती हैं। फिर वो पूछ सकते हैं किस लिए यूज करते हैं, तो ये आप लोगों ने देखना है कि अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है तो कौन सी मेडिसिन देनी है, हार्ट रेट ड्रॉप करता है तो आप लोगों ने कौन सी मेडिसिन देनी है। ये कुछ जनरल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर है और दूसरी बात कि सबसे ज्यादा जो है इनमें रेडिएशन जो है वो सबसे ज्यादा कह लें कि किस पे फॉल कर रही होती है, या कौन ज्यादा इसमें जो है वो रेडिएशन के करीब होता है। तो वो फर्स्ट अटेंडेंट जो होता है, लाइक जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है, फिर उसका फर्स्ट असिस्टेंट। जहाँ पे जितनी स्पेस पे हम लोगों ने खड़े होना होता है ना, वो ऑलमोस्ट वैसे भी जब 6 फीट का डिस्टेंस होता है ना ट्यूब से, रेडिएशन की इंटेंसिटी और रेडिएशंस वैसे ही कम हो जाती है, मतलब उनका उतना इफेक्ट नहीं आता। दूसरा, हम लोगों ने लेड एप्रन्स पहने होते हैं, मुकम्मल कवर किया होता है। तो लेड एप्रन जब 0.25 mm इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम के अगर हो, तो कहते हैं कि वो 99% प्रोटेक्शन देता है। लेकिन जब आपके सामने एक कार्डियोलॉजिस्ट है, फिर उसके बैक पे फर्स्ट असिस्टेंट है, थर्ड पे जो है वो आप है, तो आपकी वो रेडिएशन से प्रोटेक्शन उतनी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आपके आगे इतने वो लेड वाले लेड पहन के लोग खड़े होते हैं, तो वो उतनी आपकी प्रोटेक्शन ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो कुछ लोग काफी डरते हैं कैथ में काम करने से, लेकिन मैंने 3 साल काम किया और मुझे काफी बहुत इंटरेस्टिंग लगता था ये काम। पेस मेकर्स में असिस्ट हुई हूँ, एनजीओ में। और आप लोग कार्डियोलॉजिस्ट के साथ एज फर्स्ट असिस्टेंट आप लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं इवन शीट पास कर लिया करती थी, रेडियल फेमरल वगैरह। तो ये है कि अगर आप एमआरआई सीटी वगैरह देखें तो उसमें आप लोगों ने कोई इस तरह के ट्रिकी केसेस नहीं करने होते, लेकिन कैथ में आप जो है वो डायरेक्टली पेशेंट के साथ खड़े होते हैं, पेशेंट का जो है वो डीलिंग होती है डायरेक्ट। तो उसमें जब एक जान आप बचाते हैं ना, तो वो एक फीलिंग अलग होती है। ठीक है, तो ये फील्ड बहुत मजे की है, डरना नहीं है कि इसमें रेडिएशन बहुत ज्यादा है, पर ये फील्ड बहुत मजे की है। ठीक है, फिर इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो एंजियोग्राफी में और पीसीआई में क्या क्या यूज होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एंजियोग्राफी में आप सिंपल एक आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करना है, उसके लिए आप राइट एंड लेफ्ट जुटकिंस लेंगे। शीट पहले आपने फेमरल पास करनी है। फिर जो है क्या कहते हैं, मैनिफोल्ड चाहिए होता है, उसकी ट्यूबिंग्स चाहिए होती हैं। तो आप सिंपल वो एक एंजियोग्राफी आपने परफॉर्म कर ली। लेकिन पीसीआई के लिए फिर आपको गन चाहिए होती है, स्टेंट चाहिए होते हैं, आपको गाइड वायर चाहिए होती है, पीसीआई वायर चाहिए होती है। फिर उसके बाद वो प्रोसीजर सारा स्टार्ट होता है, स्टेंट चाहिए होते हैं, बलून्स चाहिए होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए
कि क्या कहते हैं उसको, बलून्स जो हैं वो दो तरह की कैटेगरी के होते हैं। नंबर 1 जो आप कैल्सिफाइड लियन के लिए यूज करते हैं, नंबर 2 जो आप सिंपल कह लें कि आप प्री डायलिटेशन के लिए आप यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बलून्स की कैटेगरीज होती हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, वो ये है कि हर जगह पे डिफरेंट नाम के साथ आते हैं कि आप लोगों का जो है वो एक होता है नॉन कंप्लाइंट और एक कंप्लाइंट, एनसी ट्रैक मिनी ट्रैक, इस तरह इनको जो है वो सेपरेट किया जाता है कि एक एनसी ट्रैक जो होता है उसको हम जब स्टेंट डाल लेते हैं उसके बाद उसको पोस्ट डायलेट करना होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। फिर एक मिनी ट्रैक होता है, उसको हमने प्री डायलेट करने के लिए लियन को, कि कोरोनरी आर्टरीज में जहाँ पे लियन है उसको आप प्री डायलेट करने के लिए जो आप यूज करते हैं बलून, वो मिनी ट्रैक होता है। और एनसी ट्रैक नॉन कंप्लाइंट वो होता है कि आपने स्टेंट प्लेस कर लिया है तो वो एक हार्ड मटेरियल होता है, तो उसके लिए फिर आपको नॉन कंप्लाइंट बलून चाहिए होता है, तो उससे आप उसको इन्फ्लेट करते हैं। लेकिन जब एक लियन आपकी बहुत ज्यादा कैल्सिफाइड होती है तो उसके लिए आप वो जो नॉन कंप्लाइंट वाला है जो हम स्टेंट के केस में यूज करते हैं, आप उसको पहले भी यूज कर लेते हैं क्योंकि वो एरिया ऑलरेडी इतना कैल्सिफाइड होता है और इतना हार्ड होता है। ठीक है, फिर जब एक आर्टरी में कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है तो उसके लिए आप एक डिवाइस यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वो उसको कट करने के लिए या वहां से वो जो कह लें कि एथेरोस्क्लेरोसिस, क्या, रोटाब्लेटर। रोटाब्लेटर, बिल्कुल, ये भी आपको बताना चाहिए। वो फिर वहां से उसको आर्टरी को जो है वो क्लीन करता है, फिर आपका ये है कि पैसेज वायर का इजी हो जाता है। कभी भी स्टेंट डायरेक्ट लेकर नहीं जाते, पहले पीसीआई वायर जाती है और वो इतनी थिन होती है, इतनी थिन होती है कि फिर, और स्टेंट मैं कोशिश करूंगी, मेरे ना मोबाइल में थी बहुत सारी पिक्चर्स लेकिन डिलीट हो गया काफी डाटा मेरा, तो मैं कोशिश करूंगी मैं आपको स्टेंट की अगर मुझे पिक्चर मिले मैं आपको दिखाऊं, इतने थिन सा होता है वो सिर्फ दिखने में, इमेज में हमें वो मैश लाइक बड़ा सा नजर आता है, मतलब बिल्कुल थिन सा होता है और बहुत जल्दी खराब होने वाला होता है। कई बार ऐसा होता है कि कैल्सिफिकेशन इतनी ज्यादा होती है कि वो जब हम स्टेंट को इन आउट करते हैं उसमें ही उसके एंड्स खराब हो जाते हैं, और जब एंड्स खराब हो जाते हैं स्टेंट किसी काम का नहीं रहता। और कई बार ऐसा होता है कि जब एब्डोमिनल एओर्टा से आप लेकर जा रहे होते हैं स्टेंट को ऊपर, तो वहां पे कैल्सिफिकेशन होती है, उससे अटकता है, तो कई बार स्टेंट वहीं का वहीं अटक जाता है। ये ऐसा एक केस हुआ था, फिर आपको उसे वहीं पे छोड़ना पड़ता है और दोबारा से आपको फिर स्टेंट नया लेके जाना पड़ता है उससे कम साइज का, या उसको वहीं पे इन्फ्लेट कर दें आर्टरी में और फिर उसमें से आप दूसरा स्टैंड जो है गुजार सकते हैं। ठीक है, अ, अब आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो ये है कि स्टेंट का मटेरियल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपने पढ़ के बताना है मुझे। कैथेटर के टाइप्स आपको पता होने चाहिए, कैथेटर के बारे में वो क्वेश्चन करते हैं कि लेफ्ट के लिए कौन सा यूज होता है, राइट के लिए कौन सा यूज होता है, फिर वो क्वेश्चन करते हैं कि एंड होल किस में होते हैं, अगर एंड होल होते हैं तो पिगटेल के बारे में पूछते हैं कि उसको पिगटेल क्यों कहते हैं और उसमें एंड होल कितने होते हैं या उसमें साइड होल्स होते हैं, क्या होता है। ठीक है, मोस्टली जब आपने एलवी एंजियोग्राम परफॉर्म करना होता है तो आप पिगटेल कैथेटर यूज करते हैं क्योंकि उसके क्या होते हैं, साइड होल होते हैं। ठीक है, साइड होल से फिर वो जो है वो कंट्रास्ट एलवी कैविटी में जाता है, तो आपको मालूम होता है कि एलवी के फंक्शन के बारे में और एलवी की वॉल्स के बारे में, एलवी की कॉन्ट्रैक्टिलिटी के बारे में। ठीक है, क्योंकि एलवी को जो डिवाइड किया गया वो 14 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो फिर उस लिहाज से इसकी जो है वो कंट्रैक्टिलिटी देखी जाती है, फिर ये देखा जाता है मोस्टली कि एलवी जो है वो हाइपरट्रॉफिक तो नहीं, जो पेशेंट लॉन्ग टर्म या काफी ज्यादा अरसे से हाइपरटेंशन की मेडिसिन ले रहे होते हैं ना, उनमें भी हाइपरट्रॉफी हो जाती है एलवी की। ठीक है, और कुछ जो है वो वैसे ही हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट्स होते हैं, तो उसके लिए फिर एलवी एंजियोग्राम परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ट्रांसड्यूसर, जो आप उसमें पीसीआई में या कह लें कि कैथ में आपने एंजियो में ट्रांसड्यूसर यूज करना होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, कोई बताएगा। ट्रांसड्यूसर जो है वो कहते हैं किसको, क्या चीज होती है ट्रांसड्यूसर, और उसकी जो है वो अहमियत क्या होती है। आप लोगों ने कैथ में रोटेशंस की हैं। नो मैम। एक मिनट, मेमोरी देखने के लिए होता है कि मतलब जैसे हम लोग गाइड पे जा रहे हैं तो कुछ पास कर रहे होंगे तो कोई समाविया समझ आ आपकी रहा आवाज क्लियर नहीं आ रही।
अच्छा, जो ट्रांसड्यूसर है वो बेसिकली उसने प्रेशर को या प्रेशर लाइन जो हम मैनिफोल्ड के जरिए हम अटैच करते हैं, तो उसको उसने जीरो पे पहले लेके आना होता है, क्योंकि आपने इस केस में इन्वेसिव प्रेशर लेना होता है। नाउ टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव प्रेशर क्या होता है और नॉन इन्वेसिव क्या होता है? वो आप लोगों को अगर जो है इस तरह दिखाएं, हेमोडायनामिक्स दिखाएं, वो वाला आपको स्क्रीन दिखाएं, तो उसके ऊपर वो पूछेंगे आपसे कि एक NIBP लिखा हुआ आ रहा होता है, एक वेव फॉर्म बनी हुई आ रही होती है, कहते हैं ऊपर वाला जो है वो नॉन इन्वेसिव है, नीचे वाला इन्वेसिव है। क्या बताएंगे आप? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव? अच्छा, जो इन्वेसिव प्रेशर होता है बच्चों, वो एओर्टिक प्रेशर होता है, जो आप लोगों की शीथ के जरिए आ रहा होता है, और उसकी वहां पे जो लाइन, जिन लोगों ने तो रोटेशन की हुई है, मैंने बताया कि मेरे पास बहुत ज्यादा डाटा था जो डिलीट हो गया। कोशिश करूंगी कल मैं किसी फ्रेंड से मंगवा के आप लोग के साथ शेयर करूं। अच्छा, जो हमारे पास इस तरह से एक वो मॉनिटर बना होता है, तो उसके ऊपर वेव फॉर्म्स आ रही होती हैं डिफरेंट, और वो वेव फॉर्म्स आपके यहाँ पे भी साथ साथ इंडिकेशन दे रही होती है, कलर इंडिकेशन भी होती है। तो उसको ऊपर तो यहाँ पे ECG की 3 लीड्स होती हैं, और वो मोस्टली 1 2 और 3 लीड होती है। फिर आपके पास नीचे एओर्टिक वेवफॉर्म होती है, जो मोस्टली रेड के साथ उन्होंने किया होता है, और वो इस तरह से होती है। ठीक है जी। और एओर्टिक वेव फॉर्म को ही बेसिकली हम इन्वेसिव ब्लड प्रेशर कह रहे होते हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास NIBP आ रहा होता है। NIBP को कहते हैं नॉन इन्वेसिव, जो आप कफ के जरिए मेजर करते हैं। पेशेंट जब कैथ लैब में आता है तो आपने उसको कफ भी लगाना होता है ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के लिए, वो प्री प्रोसीजर आप मॉनिटर करते हैं। और मोस्टली इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मे बी 10 पॉइंट्स का हो या 20 पॉइंट्स का हो, तो इतना हल्का सा डिफरेंस उसमें होता है। तो ये याद रखना है कि जो इन्वेसिव वाला है, जो आपकी शीथ से प्रेशर आ रहा है एओर्टा का, वो इन्वेसिव है। और नॉन इन्वेसिव वो है जो आप किससे लेते हैं? कफ के जरिए। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। फिर उसके ऊपर आपके पास उस स्क्रीन पे या उस मॉनिटर पे आपके पास हार्ट रेट आ रहा होता है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही ना, कि मतलब आपको वेवफॉर्म दिखाते हैं, आपको नहीं समझ आती, आप मॉनिटर पूरा देखें। और कलर कॉम्बिनेशन होता है कि अगर आपके पास उधर हार्ट रेट लिखा हुआ आ रहा है 120 या 100 या 80, जिस कलर में हार्ट रेट लिखा आ रहा होगा, इस साइड पे उसकी वेव फॉर्म उसी तरह की बनी होगी, उसी कलर में बनी होगी। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। दूसरा, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर की अब जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि पहले ट्रांसड्यूसर का प्रेशर 0 होगा तो आपका इन्वेसिव प्रेशर सही से आएगा। अगर वही आपका 10 या 20 पॉइंट्स वहीं से ऐड है, तो पेशेंट का प्रेशर तो ज्यादा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर। इसलिए ट्रांसड्यूसर को हमेशा कैलिब्रेशन उसकी 0 करनी होती है। फिर वो पूछेंगे, जो तो ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल वाले हैं, हमारे सर एहसान वहां पे हमें पढ़ाया करते थे, और वो ज्यादातर चीजें बताते ही हमें यही होते हैं कि एंजियोग्राफी के व्यूज, और दूसरा कैलिब्रेशन ट्रांसड्यूसर। तब हम लोगों को समझ ही नहीं आती थी कि ट्रांसड्यूसर चीज क्या है। कहने को ये सिर्फ और सिर्फ एक, कह लें कि रॉड होता है और उसके साथ पूरा सेटअप लगा होता है ट्रांसड्यूसर का। फिर आगे मैनिफोल्ड अटैच होता है। तो इसको कैलिब्रेट इसी तरह से किया जाता है कि जो आपका मैनिफोल्ड है उसमें से एयर को 0 किया जाता है, प्रेशर लाइन में से एयर को 0 किया जाता है, और उसको फिर जैसे आपका पेशेंट लेटा होता है टेबल पे, लेट्स सपोज के यहाँ पे ये पेशेंट है, ये ट्रांसड्यूसर है, इसके साथ इसकी पूरी की पूरी वो पोर्ट्स अटैच हैं जो ट्रांसड्यूसर की होती हैं। तो इसको आपने जब मैनिफोल्ड आपने अटैच किया वो यहाँ पे है, तो अगर पेशेंट का ये लेवल है तो आपके मैनिफोल्ड का भी लेवल यही होना चाहिए। पेशेंट का और इसका लेवल सेम होगा रखने के लिहाज से बता रही हूँ, कि जो आपने जब चीजें रेडी करनी है, पेशेंट रेडी कर लिया, तो ये नहीं कि आप मैनिफोल्ड ऊपर की तरफ करके रखेंगे, आपको पेशेंट के लेवल पे रखना है, फिर वो प्रेशर इक्वल होता है। ठीक है, तो ये वो पूछते हैं कि अगर आपने इस प्रेशर को 0 करना हो तो आप क्या करेंगे, तो आप उसको प्लेस करेंगे एट द पेशेंट हाइट। जो पेशेंट की हाइट या टेबल की हाइट आ रही होती है उस टाइम पे आपने उस लेवल पे उसको प्लेस करना है। इस तरह इसकी कैलिब्रेशन होती है ट्रांसड्यूसर की। उसमें एयर नहीं होनी चाहिए, एयर फ्री होना चाहिए उसे। ठीक है जी। व्हाट इज इन्वेसिव ब्लड प्रेशर, वही आ गया। फिर अगला क्या है जी, मैनिफोल्ड के कनेक्शंस कौन कौन से होते हैं? PTC क्या होती है? वेव फॉर्म्स जो आ रही होती हैं, जो मैंने आपको बताया। केस प्रेजेंटेशन, हमारी बार वो हम लोगों को लेके गए थे कैथ में, और उन्होंने वीडियोस चलाई थी, और वीडियोस में मोस्टली एओर्टिक वाल्व की रिप्लेसमेंट, माइटल वाल्व की रिप्लेसमेंट थी,
फिर जो है एलवी एंजियोग्राम दिखाया था, ठीक है। फिर एवीआर, एमवीआर वगैरह। फेमरल वर्सेस रेडियल आर्टरी पंक्चर के बारे में भी वो पूछ रहे थे कि सबसे ज्यादा सेफ कौन सी है, फेमरल है या रेडियल है? और रेडियल। हाँ, रेडियल इतनी सेफ नहीं है। रेडियल आर्टरी जो है फेमरल, उसके बरक्स जो है वो ज्यादा सेफ है, क्योंकि रेडियल बहुत जल्दी स्पैज्म में चली जाती है। आप निडल के साथ इसको पंक्चर करते ही हैं और ये फौरन स्पैज्म में चली जाती है। यही वजह है कि रेडियल आर्टरी जब आप पंक्चर करते हैं तो आपको जो है वो नाइट्रो, आपको हेपरिन पहले देनी पड़ती है। जबकि फेमरल के केस में आप ये चीजें बहुत बाद में आती है। फेमरल आप पंक्चर इजीली कर लेते हैं। और दूसरा ये होता है कि इसमें ज्यादा जो है वो उसके हिमाटोमा के या आर्टरी के स्पैज्म में जाने के चांसेस नहीं होते। तो फेमरल आर्टरी में पेशेंट को रेस्ट तो करना पड़ता है। अगर एंजियो हुई है तो उसके लिए 6 आवर्स का रेस्ट बताते हैं और लेग वो स्ट्रेट रखनी होती है। फिर अगर आपने पेशेंट को दी होती है ब्लड थिनर्स, तो आप फौरन से शीथ आउट नहीं कर सकते। आपको उसे कहना होता है कि भाई 8 घंटे बाद आपकी शीथ आउट होगी, तब तक उसका हेपरिन का जो इफेक्ट है वो कम हो चुका होता है। या कई बार पेशेंट्स जो है वो ओरल भी ले रहे होते हैं एंटीकोगुलेंट्स, उस केस में भी एहतियात करनी होती है। फिर जो है उसमें ये होता है कि अगर पीसीआई करते हैं आप, स्टेंट प्लेसमेंट हुई है, तो उसके लिए 18 आवर्स तक भी होता है। 12 आवर्स, 18 आवर्स, इतना भी होता है उसका शीत को आउट करने का। नॉर्मल के तो शीत तभी आउट कर दी जाती है और फिर उसके ऊपर जो है वो बैंडेज प्रॉपर की जाती है। रेडियल आर्टरी के केस में आप जो है वो क्या यूज करते हैं, जो बैंडेज यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसका एक प्रॉपर नेम होता है। रेडियल क्या? बैंड उसको होता कहते है, हैं रेडियल। कंप्रेशन बैंड। उसको कहते हैं कंप्रेशन बैंड। वो फिर प्रॉपर वहां पे कंप्रेस करता है, ठीक है। उसको कंप्रेशन बैंड बोलते हैं। इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ना है। फिर है पेस मेकर्स के बारे में। पेस मेकर दो तरह के होते हैं, एक होता है टेम्परेरी पेस मेकर और एक होता है परमानेंट पेस मेकर। जो परमानेंट पेस मेकर होता है वो तो इनसाइड द बॉडी प्लेस किया हुआ होता है, और वो कहाँ पे प्लेस किया होता है? आपके क्लेविकल वाले एरिया में, क्लेविकल से थोड़ा सा ऊपर करके जो एरिया बनता है ना, वहां पे प्लेस किया होता है, ठीक है। फिर आगे जो है टेम्परेरी पेसमेकर है, उसकी उसका बॉक्स होता है, और वो एक टेम्परेरी कह लें उसकी वो होती है मैनेजमेंट। जिनका हार्ट ब्लॉक होता है उसकी टेम्परेरी मैनेजमेंट होती है पेसमेकर। और उस केस में वो जो है वो या तो अगर अपर रूट देखें तो वो एसवीसी के जरिए आता है, मतलब ऊपर से पंक्चर करके, ये जुगुलर वाले एरिया से पंक्चर करके, तो एसवीसी के जरिए ये नीचे आता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। जबकि फेमरल वाले, फेमरल वेन का ही अगर हम देखें तो वहां से जो है आता है वो राइट एट्रियम और फिर राइट वेंट्रिकल। इस तरह से सीधा अगर ऊपर से आप आएंगे तो पहले राइट एट्रियम, नीचे से अगर आप आ रहे हैं तो आईवीसी के जरिए आप सीधा कहाँ जाएंगे? आईवीसी कहाँ पे ओपन होती है? राइट एट्रियम। एट्रियम में। फिर आप राइट वेंट्रिकल में जाएंगे। तो ये होता है इसका। तो जो परमानेंट पेसमेकर होता है वो तो आपकी उसकी जो बैटरी होती है वो 20, कुछ की 10 ईयर्स, जो बहुत कम जिनकी वो बैटरी यूज होती है ना, वो ज्यादा 10 साल से ज्यादा भी गुजार जाते हैं, लेकिन मोस्टली वो 10 ईयर्स होती है उसकी। और उन लोगों की फिर बहुत ज्यादा, पेसमेकर वाले लोगों की एहतियात भी बहुत ज्यादा होती है। वो ये वायर्स के नीचे, खंभों के नीचे बिजली के खड़े नहीं हो सकते। फिर जो है वजनी चीज नहीं उठानी उन्होंने, या एमआरआई के बिल्कुल करीब नहीं जाना। एमआरआई कंप्लीट कॉन्ट्राइंडिकेशन है पेसमेकर्स वालों के लिए, या बाकी भी जिनके इम्प्लांट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये जनरल चीजें हैं जो आप लोगों ने पढ़नी है, पढ़ के जानी है, अपनी रिवाइज करके जानी है बुक से। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये एक ट्रॉली है, एनजीओ की ट्रॉली इस तरह से रेडी होती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास बाउल होते हैं, किडनी ट्रे होती है, उसके लिए आपके पास 3 से 4 ऑलमोस्ट जो है वो सिरिंजेस की जरूरत पड़ती है। फिर एक गाइड वायर होती है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये है पेशेंट शीट, ग्रीन वाली। वाइट टॉवल होता है पेशेंट के जो हैं, वो कह लें कि वो सेंसिटिव पार्ट्स को कवर करने के लिए, मेल फीमेल उनके लिए टॉवल यूज होता है। फिर टॉवल जो है दूसरा, ये जहाँ पे वो कार्डियोलॉजिस्ट खड़ा होता है, ब्लड बहुत ज्यादा था तो उसके लिए ये टॉवल वहां पे बिछाया जाता है, स्टरलाइज होता है। ये जो नॉन स्टरलाइज होता है वो पेशेंट के एरिया को कवर करने के लिए यूज होता है, ये स्टरलाइज है।
फिर जो स्मॉल बाउल होता है किडनी ट्रे के पास जो पड़ा हुआ है, इसमें पायोडीन डालते हैं आप। ये मैनिफोल्ड की 3 पोर्ट्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछते हैं जिस तरह ये मैनिफोल्ड प्लेस किया हुआ है ना, मैनिफोल्ड इसी तरह से पकड़ते हैं हाथ में, ठीक है। और जो सबसे साइड जो आपकी तरफ है, वहां पे कंट्रास्ट की पोर्ट अटैच होती है, और जो दूसरी तरफ है मिड वाली छोड़ के, जो दूसरी तरफ वाला एंड है, वहां पे जो नॉर्मल सेलाइन आपने ट्रांसड्यूसर के साथ अटैच किया होता है, उसको अटैच किया जाता है। मिड वाली पोर्ट खाली होती है कि अगर आपको नाइट्रो देने की या कोई मेडिकेशन देने की जरूरत पड़ती है इन प्रोसीजर, तो आप इसको यूज करते हैं, मिड वाली पोर्ट को। तो ये ट्रांसड्यूसर के 3 कनेक्शन होते हैं। एक जगह पे आपने कंट्रास्ट अटैच करना होता है, एक जगह पे आपने प्रेशर लाइन अटैच करनी होती है जिसके जरिए सेलाइन दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि कंट्रास्ट कभी भी कह लें कि ऐसे नहीं दिया जाता, कंप्लीट कंट्रास्ट नहीं दिया जाता, मिक्स करके दिया जाता है, उसको डाइल्यूट करके दिया जाता है। फिर सिरिंजेस आपको 2 से 3 चाहिए होती हैं। एक तो इस साइड पे जिधर से आपका मैनिफोल्ड की डायरेक्शन आपकी तरफ है, वहां पे आपने अटैच करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये वाला पार्ट जो है सिरिंज के साथ अटैच होगा, ये वाला पार्ट आपका कैथेटर के साथ अटैच होता है। इनकी ये कुछ इस तरह से बनी हुई है, ये ऐसे मैनिफोल्ड ऐसे बना हुआ है इसका। जो ये वाली साइड है ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये क्लोज है। तो जिस तरफ ये साइड होगी इट्स मीन वो वाली साइड है क्लोज, ठीक है। तो जिस तरफ ये निशान नहीं है इट्स मीन कि वो साइड क्लोज है। अब अगर आप इसको देखें मैनिफोल्ड को, तो आपका ये पूरे का पूरा ये एरिया ओपन है। यहाँ से ये भी बंद, ये भी बंद, ये भी बंद। अब यहाँ से अगर आप देना चाहें कोई चीज तो कैथेटर में यहाँ से चली जाएगी। फिर आप इसको इधर को करेंगे पूरा क्लोज करके, फिर आपने कोई चीज इस साइड पोर्ट से देनी है तो आप इसको ओपन करेंगे। तो ये चीज याद रखनी है कि जिस साइड पे एरो नहीं बना हुआ वो साइड इसकी क्या है, वो साइड क्या है, Close. क्लोज साइड है। ये याद रखना है इस चीज को, ठीक है। ये शीट पड़ी हुई है जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रही है, ये फेमरल शीट है, ठीक है। फेमरल शीट में एक डायलेटर होता है। अगर आप इसको देखें, ये वाला जो पार्ट है इसका ये शीट है, और इसके अंदर जो वाइट्स है ये डायलेटर है। और डायलेटर जब हम अंदर अ, डालते हैं तो वो कह लें कि उसके एक आवाज आती है तो पता चलता है कि ये अंदर इंटेक्ट हो गया। शीत अंदर रह जाती है, डायलेटर हम लोगों ने फिर बाहर निकाल लेना होता है जब पेशेंट को शीत पास कर रहे होते हैं हम। और ये जो पड़ी हुई है आपके पास वायर जो नजर आ रही है जे शेप, ये जे वायर होती है, इसको क्या कहते हैं, गाइड वायर। पहले ये वायर जाती है, फिर उसके ऊपर कैथेटर जाता है, कैथेटर एंगेज होता है, ये वायर बाहर लाई जाती है। कभी भी सीधा कैथेटर नहीं लेके जाया जाता। तो ये जो बाउल है बड़ा वाला, इसमें सलाइन लिया जाता है और सलाइन हेप्रेनाइज होता है। सलाइन को हेप्रेनाइज क्यों किया जाता है, ताकि coagulation हो। ताकि कोएगुलेशन ना हो ड्यूरिंग प्रोसीजर, इस वजह से इसको जो है सलाइन को यूज किया जाता है, ठीक है जी। और बाकी ये क्लिप पड़े होते हैं इस तरह के, वो भी वो जो, क्योंकि शीट बहुत बड़ी होती है तो उसकी पॉकेट्स बनाने के लिए कि ब्लड जो है वो नीचे ना गिरे। तो ये एक सिंपल ट्रॉली है एनजीओ की। इसी के ऊपर आप मजीद एडिशन कर दें तो आप एक कह लें कि वो गन रख दें जिसके जरिए आपने इन्फ्लेट करना है, या आप कैथेटर्स वगैरह जो आपके यूज होते हैं उसको आप प्लेस कर सकते हैं। शीट ये पंक्चर निडल है जो फेमरल आर्टरी के केस में यूज होती है। फेमरल मतलब फेमरल को अगर आपने पंक्चर करना है तो उसकी पंक्चर निडल सेपरेट होती है, जो रेडियल आर्टरी है उसकी पंक्चर निडल स्मॉल होती है, वो उसकी शीथ के अंदर होती है। और ये शीथ है जो उधर ट्रॉली पे भी आपको दिखाई है। शीथ की भी अपनी एक निडल वो होती है, वायर होती है। पहले आप शीथ की वायर जाती है पंक्चर निडल से, फिर शीथ लेके जाते हैं डायलेटर, फिर निकाल के वायर के साथ आप बाहर ले आते हैं। इस तरह होता है, कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं जाती, गाइड के लिए उसकी कोई ना कोई वायर होती है। अच्छा जी, एनजीओ के बेसिक व्यूज की बात करें तो एनजीओ के लिए आप लोगों ने, जब आपने लेफ्ट को एंगेज करना है तो आपने किस में करना है, स्ट्रेट एपी में। जब आपने राइट क्रोनरी को एंगेज करना है तो आपने किस में करना है, एलएओ 30 में। लेफ्ट के लिए जो आप व्यूज लेते हैं वो बेसिकली 6 व्यूज होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। वो आप स्ट्रेट एपी में एंगेज कर लिया, फिर आप आ जाते हैं आरएओ कॉर्डल। आरएओ 20 और कॉर्डल भी 20 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नोट्स में ना वो चीजें लिखी हुई हैं कि जो जो किस व्यू में आपको कौन सा पार्ट नजर आता है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट के लिए आप करते हैं आर्यो कॉर्डल, आर्यो एपी कॉर्डल, फिर एलियो कॉर्डल। एलियो कॉर्डल को कुछ और भी बोलते हैं,
एलियो स्पाइडर व्यू, ये भी पूछते होते हैं वो Spider उसमें। फिर आपकी वो जो एंगल होता है वो क्या होता है, एलियो 60 होता है और कॉर्डल 30 होता है। उसको स्पाइडर व्यू कहते हैं, और वो मेनली इनके मेन स्टेम के लिए होता है, या इनके जो कह लें कि ओस्टिया देखने के लिए होता है, सर्कमफ्लेक्स का, और जो आपकी लेफ्ट साइड है इसके लिए बेसिकली होता है। ठीक है, फिर आपने साथ अब आप चले जाएं जी आर्यो में, आर्यो क्रेनियल, और उसके बाद जो है एपिक्रेनियल और एलियोक्रेनियल, ये व्यूज हो गए लेफ्ट के। अब राइट के लिए आप क्या करते हैं कि आपने उसको एंगेज ही एलियो में किया और आप उसका एक व्यू लेते हैं एलियोक्रेनियल। कुछ होते हैं जिनको राइट की उसमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तो वो उसके लिए आरओ, स्ट्रेट आरओ भी करवाते हैं। एलवी एंजियोग्राम, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपने एलवी एंजियोग्राम करना है तो आप कौन से उसमें व्यू में करते हैं, तो वो भी आरओ 30 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, और उसके लिए पिगटेल कैथेटर मोस्टली यूज किया जाता है। और हार्ट की जो आर्टरीज हैं वो कुछ इस तरह से नजर आती हैं आपको। एओर्टिक रूट से लेफ्ट से आपकी लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी निकल रही होती है, ये लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, और यहाँ से जो है फिर इसका ये सर्कमफ्लेक्स ब्रांच आ रही है, ये वाली एलएडी ब्रांच आ रही है जो बिल्कुल एंड तक जाती है, और एलएडी की ब्रांचेस होती हैं डायगोनल एंड सेप्टल। सर्कमफ्लेक्स की होती है OM1, ऑब्टूज मार्जिनल, OM2, OM3, इसी तरह इनको नाम दिया जाता है। फिर जो है आरसीए की तरफ अगर हम आ जाएं, तो आरसीए में हमारे पास आरसीए की आरबी ब्रांच होती है, एक्यूट मार्जिनल होती है, एवी होती है, एक पोस्ट्रोलेटरल और एक पीडीए होती है। ठीक है, और जो हम डोमिनेंस की बात करते हैं वो इसी की बात करते हैं। अगर पीडीए जो है वो सर्क से अराइज हो रही होती है, यानी कि सर्कमफ्लेक्स से, तो उनमें लेफ्ट डोमिनेंस होती है, और अगर उनमें जो है क्या कहते हैं राइट से, मोस्टली राइट से अराइज होती है, तो वो राइट डोमिनेंस होती है। और दूसरा, ये एवी नोडल आर्टरी जो है, जो आपके पावर हाउस को, यानी कि कह लें कि आपका जो जनरेटर है उसको सप्लाई दे रही होती है, तो इसलिए आरसीए के मोस्टली पेशेंट्स जो हैं उनकी सडन डेथ हो जाती है जिनमें आरसीए का इन्फार्क्ट होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये कोरोनरी आर्टरीज की जो है एनाटॉमी पता होनी चाहिए। फिर हमें एनजीओ पे किस तरह से नजर आती हैं, ये है लेफ्ट मेन है, एलएडी है, फिर आपका जो है एलसीएक्स है, और आरसीए इसी तरह नजर आती है सी शेप में बनी हुई। अगर आपको कोई आर्टरी नजर आ रही है तो वो राइट कोरोनरी आर्टरी होगी। पेसमेकर, अगर आप लोगों को वो कोई एक्सरे दिखाते हैं और आपको इस तरह से बैटरी सी नजर आती है, तो वो क्या होगा, वो पेसमेकर है। नॉर्मली दिखने में इस तरह का होता है, और इसकी वायर, ये सिंगल वाला है, इसकी वायर होती है। ये डुअल चैम्बर दिखाया हुआ, जो अपर वाली है वो किस उसमें है, कौन बताएगा, जो ऊपर वाली है वो किस कहने के चैम्बर में है? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में, और लोअर वाली लेफ्ट एट्रियम में है, और सॉरी राइट वेंट्रिकल में है। अच्छा, यहाँ पे जो है, अच्छा एक तो वो इस तरह से आपको इमेज दिखा सकते हैं कि पेसमेकर और उसकी लीड के बारे में पूछ सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि टेम्परेरी पेसमेकर किस तरह करता है। ये देखें, ये जो टेम्परेरी पेसमेकर है ना, ये अपर साइड से इसको इंसर्ट किया गया है, और ये भी आप राइट वेंट्रिकल में ही प्लेस करते हैं। लेकिन जो टेम्परेरी पेसमेकर है ना, ये आप 2 दिन से ज्यादा अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि उसकी जो वायर होती है और एंड जो होता है उसका लीड का, वो बहुत ज्यादा थिक होता है, और उससे उसमें वॉल में सुराख होने के चांसेस और फिर कार्डियक टेम्पोनेट बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कि जब आप लीड आउट करते हैं, वो लीड वहां पे, जिस तरह हमारी बॉडी में नॉर्मल कोई भी चीज रखें तो वो एरिया खुद ब खुद अपने इर्द गिर्द वो एक लेयर बना लेता है, या वहां पे स्कार बन जाता है। इसी तरह टेम्परेरी पेसमेकर के केस में होता है। तो इसमें इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो कार्डियक टेम्पोनेट है, जिसमें कार्डियक टेम्पोनेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आपने टेम्पोनेट के बारे में भी पढ़ना है। और इसका सेटअप कुछ ऐसा होता है कि ये वायर्स इसकी होती हैं, ये इसके साथ कनेक्ट की हुई होती हैं। जो इसका ये वाला, ये मेनली इसका ये है। जिस तरह परमानेंट पेसमेकर के केस में जो बैटरी थी, वो समझ लें ये बैटरी बाहर होती है, और ये साथ बाहर पेशेंट के साथ पड़ी होती है उसके टेबल पे। ये वायर्स इसके साथ यहाँ कनेक्ट करनी होती है, यहाँ से इसका वोल्टेज एडजस्ट करना होता है आपने, करंट वगैरह ये चीजें आप यहीं से एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, और फिर एक लॉन्ग वायर होती है जो इस तरह से लेके जाके उसको हार्ट में, राइट वेंट्रिकल में उसको प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है जी, और ये है डीवीआर का इमेज। डीवीआर यानी कि डबल वाल्व रिप्लेसमेंट।
डबल वेल रिप्लेसमेंट यानी कि एओर्टिक वेल रिप्लेस हुआ होता है मोस्टली, और माइट्रल वेल रिप्लेस हुआ होता है। और वो आपको इस तरह से रिंग नजर आ रहे होंगे, अगर वो आपको एक्सरे दिखाते हैं तो आपको इस तरह से वो रिंग नजर आएंगे। तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सा है, माइट्रल है या एओर्टिक। ठीक है। और ये जो अगर इन केस ना वो ये पेसमेकर के केस में तो आपको ये मिड वाली वायर्स नजर ही नहीं आएंगी, जो स्टर्नोस्टमी वायर्स, उन्होंने स्टर्नोटमी वायर्स दिखाई हुई हैं, वो हो सकता है बाईपास हुआ हो पेशेंट का। तो उस केस में भी आपको इस एरिया में ये वायर्स नजर आती हैं, जिनका बाईपास होता है, जिनका वेल रिप्लेस होता है उनका, या जिनका ओपन हार्ट जैसे सर्जरी होती है, तो उनके इस तरह से ये क्लिप्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और ये वायर्स भी स्टर्नम के साथ प्रेजेंट होती हैं। तो ये कुछ जर्नल सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज क्लास मेरे ख्याल से सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट रह गए। नॉर्मल स्लाइडिंग का क्या काम होता है एनजीओ में? नॉर्मल सलाइन का ये काम होता है कि आप जो है पेशेंट का प्रेशर आप लोगों ने मेंटेन करना होता है। ठीक है। और दूसरा नॉर्मल सलाइन का काम ही होता है कि आप जैसे वेट चीज होगी तो आपका वहां से फ्लो या आपका काम करना, आपका वो जो बलून्स होते हैं उनको भी पहले वेट किया जाता है, तभी आपकी बॉडी में उस इजीली जो है वो मूव कर सकती है वो कैथेटर में, नहीं तो उनकी आपस में रबिंग होती है। इसलिए कोई भी चीज हो हम उसको पहले स्लाइन में डिप करते हैं, दूसरा उससे वो एक तरह से स्टरलाइज भी हो जाती है और हेप्रिनाइज भी हो जाती है। आपने कैथ में कोई भी चीज कुछ भी आप ऐसे नहीं यूज कर सकते। तो सलाइन बेसिकली वो जरिया होता है जिससे आप हेप्रिनाइज कर सकते हैं। उसमें आपने हेप्रिन 1 cc डालनी होती है, वो हेपरिन आपने, और उस 1 cc में 5,000 आई थिंक यूनिट्स होते हैं इसके हेपरिन के। ठीक है। तो वो 1 cc ऐड करने से आप ये है कि आप शीत को भी आपने हेपरिनाइज करना है, पंक्चर नीडल को भी हेपरिनाइज करना है, यानी कि हर वो चीज जिसको आपने यूज करना है पेशेंट पे वो आपने हेपरिनाइज करनी है। सिर्फ एक चीज है कि आपने जो बलून वगैरह है उनमें पहले से आप इस तरह से लाइन ऐड नहीं कर सकते, बलून में स्टैंड में खराब हो जाते हैं। उनके सिर्फ जो वायर वाला पार्ट होता है उसको आप गॉज पीस के साथ साफ कर लेते हैं, क्योंकि अगर बॉडी में ड्यूरिंग प्रोसीजर वहां पे क्लॉट बन जाए, इनके साथ ही क्लॉट कोई छोटा सा भी चला जाए, तो वो पेशेंट को जो है वहीं पे हार्ट अटैक होने के चांसेस प्रोसीजर के दौरान भी होते हैं। ठीक है। तो ये फंक्शन होता है सेलाइन का। ओके, थैंक यू। फिर जो इसका जो रेडिएशन की डोज मैयर जो की जाती है वो मिलीग्रे में की जाती है इसकी, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर वो आपसे पूछे कि यहाँ पे रेडिएशन डोज कहाँ लिखी आ रही है, तो आपने देख लेना है जो मिलीग्रे का यूनिट लिखा होगा वो बेसिकली उसकी रेडिएशन डोज आ रही होती है। और कोई क्वेश्चन? और जो लेडाप्रेन वाली बात की थी तो उसमें जो है वो हमेशा लेडाप्रेन के बाहर वाली साइड पे पहना जाता है और नेक के करीब मेनली। ठीक है।